हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे ओबीजी में हम बच्चे के असेसमेंट के लिए कुछ टेस्ट पढ़ रहे थे। अब हमारा थर्ड टेस्ट है एनएसटी टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, बच्चे की विल मतलब कि बच्चे के विल विंग के लिए, मतलब कि बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बच्चा एकदम अच्छा है, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, आफ्टर 20 वीक परफॉर्म किया जाता है। 20 वीक या फिर आफ्टर 28 वीक इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और है ना, इस टेस्ट में हम परफॉर्म करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेस ऑन यूट्रस पे हम कोई स्ट्रेस नहीं देते। इसमें तो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं यूट्रस पे, कार्डियो टोकोमीटर प्लेस करते हैं मदर के एब्डोमिनल पे, और फिर असिस्ट करते हैं हम फिटल हार्ट रेट या फिटल हार्ट रेट विथ फिटल मूवमेंट इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। हम इसमें क्या करते हैं, जो मदर होती है उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। अगर सुपाइन में पोजीशन में प्रॉब्लम है तो उसको लेफ़्ट राइटर में लेटा के फिर उसके जो एब्डोमिनल होता है, उसका पेट होता है, उसके ऊपर हम कार्डियो टोकोमीटर लगाते हैं, और उससे फिर फिटल हार्ट रेट हम असिस्ट करते हैं। और फिर है ना, उससे हम कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं और फिटल मूवमेंट भी देख सकते हैं। अगर बच्चे की 15 पर मिनट बीट पर मिनट उसकी हार्ट रेट अगर बच्चे की बढ़ रही है बेस लाइन से, तो फिटल हार्ट रेट रिमेन इंक्रीज फॉर 15 मिनट इन और इसमें हम एनएसटी में क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं विदाउट कोई स्ट्रेस देके बच्चे को प्रोड्यूसिंग करके एनी एक सॉरी है ना, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, कार्डियो टोकोमीटर लगाते हैं मदर के एब्डोमिनल पे, ठीक है। और हम उसमें मूवमेंट देखते हैं फिटल के, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। इंक्रीज़ 15 या 15 बीट पर मिनट हम फिटल की जो इंक्रीज़ होनी चाहिए फिटल हार्ट रेट, फिर फ्रॉम बेस लाइन, जो भी उसकी बेस लाइन है उससे इंक्रीज़ होनी चाहिए। फिटल हार्ट रेट रिमेनिंग इंक्रीज़ फ्रॉम 15 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड पीरियड अलर्ट 2 टाइम्स, यानी कि 15 से लेके 20 मिनट तक जो वो लाइन है, जो फिटल की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, और ऐसा 2 बार होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि बच्चा रिएक्टिव है और एकदम सही है, और बच्चा जो फिटस है वो फिटल विल विंग है। जैसे कि एक हमारे सामने इक्वेशन है, एक बच्चा है जिसकी बेस लाइन या फिटल हार्ट रेट है 120 पर मिनट, उसकी बर्थ पर मिनट उसकी बेस लाइन है 15 सेकेंड, रिएक्टिव है क्योंकि उसकी बढ़ रही है। देखो, पहले 25 बढ़ी, फिर 35, फिर 50, फिर 40, तो ये क्या हो रहा है, 2-3 बार उसकी 2 से ज़्यादा बार उसकी हार्ट रेट बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव। फिर है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इसको हम आल्सो कैनो एज ऑक्सीजन चेंजेस टेस्ट भी इसको हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं ना। सेकेंड टेस्ट है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इसको हम आल्सो कैनो एज ऑक्सीजन चेंजेस टेस्ट भी बोलते हैं, OCT या CST बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट या फिर ऑक्सीटॉक्सिन चेंजेस टेस्ट, ठीक है, परफॉर्म आफ्टर 34 वीक। ये परफॉर्म करते हैं कब, आफ्टर 34 वीक के बाद में हम परफॉर्म करते हैं। इफ़ एनएसटी रिएक्टिव, इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ एनएसटी नॉन रिएक्टिव, अगर एनएसटी है ना जो हमने पहले परफॉर्म किया था नॉन स्ट्रेस टेस्ट, वो अगर नॉन रिएक्टिव आ जाए बच्चा, उसमें 2 बार उसकी फिटल हार्ट रेट नहीं बढ़े बेस लाइन से, तब हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसको हम अगर एनएसटी नॉन रिएक्टिव आए तब हम CST करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अब
ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है 1 आवर का। ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना होता है? 1 आवर का होता है। टेस्ट में हम क्या करते हैं? स्टार्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय ऑक्सीटॉक्सिन। स्टार्ट करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय ऑक्सीटॉक्सिन और निप्पल स्टिमुलेट से। इसमें हम कैसे करेंगे? ऑक्सीटॉक्सिन का थोड़ा सा डोज लगाएंगे मदर को, या फिर हम निप्पल स्टिमुलेशन कर सकते हैं मदर के। ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टेज टेस्ट में क्या करते हैं, तो ये निप्पल स्टिमुलेशन क्वेश्चन नोट सेट में आया हुआ है, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय ऑक्सीटॉक्सिन ये भी आया हुआ है। ऑक्सीटॉक्सिन की हम IM 1 ml/ml हम डोज लगाएंगे मदर को, ठीक है। फिर है ना नेज़ल पंप भी आते हैं, जो कि हम 1 पंप मदर को 4 IU लगा सकते हैं, या सेकंड पंप 8 IU लगा सकते हैं। प्लेस कार्डियोटोकोमीटर हम मदर पे वो भी हम प्लेस करेंगे मदर के एब्डोमिनल पे, और असिस्ट करेंगे फिटल हार्ट रेट विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। उसमें हम क्या कर रहे थे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रहे थे NST टेस्ट में, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम जो मदर है उसको हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अगर जो फिटल हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होती है तो उसको हम बोलेंगे एसिलेशन। अगर नो चेंज होती है या डिक्रीज़ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोलेंगे? डिसेलरेशन बोलेंगे। अगर नॉर्मल टेस्ट आता है तो हम नॉर्मल टेस्ट बोलेंगे, और रिएक्टिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव टेस्ट भी बोलेंगे। नेगेटिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि बच्चा रिएक्ट कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। और इसको हम रीश्योर टेस्ट भी बोलते हैं। बच्चे में कुछ भी नहीं है यानी कि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसको पॉजिटिव होने का मतलब है कि बच्चा नॉट वेल बीइंग है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो नॉर्मल, नेगेटिव और रिएक्टिव और पॉजिटिव, तो ये तीनों तो सिमिलर है तो हम उसका आंसर पॉजिटिव हो जाए। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन अब नॉर्मल, नॉन रिएक्टिव, पॉजिटिव और रिएक्टिव, तो देखो अब नॉर्मल, नॉन रिएक्टिव और पॉजिटिव एक ही शब्द है, लेकिन रिएक्टिव अलग है तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। NST और CST में अंतर क्या है? NST हम 20 मिनट के लिए करते हैं, जबकि CST हम 1 आवर के लिए करते हैं। और NST में हम क्या करते हैं? विदाउट एनी स्ट्रेस के करते हैं, लेकिन CST में हम क्या करते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन लगाते हैं और निप्पल स्टिमुलेशन करते हैं। और जो NST है वो 28 वीक के बाद में करते हैं, लेकिन CST हम 34 वीक के बाद करते हैं, और वो भी अगर NST नॉन रिएक्टिव आए तब करते हैं। 34 वीक के बाद में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या पता ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो लेबर भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसीलिए हम इसको 34 वीक के बाद करते हैं, ठीक है। और जो NST है उसमें फिटल हार्ट रेट क्या होनी चाहिए? 15 पर मिनट से इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन इसमें बस एक बार ही इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिक्रीज़ ना हो, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए CST में तो अच्छी बात है। और इसमें 15 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, और ऐसा 2 टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। और NST में हम उसको रिएक्टिव बोलेंगे, फिटल वेलबींग बोलेंगे, और ये नॉन इन्वेजिव है क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो CST है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस है, उसमें हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, नेगेटिव, रिएक्टिव, अगर बच्चा सही से आए तो। और इसमें फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आ जाएगा तो हम उसको हम फिटल वेलबींग बोल देंगे। और इन्वेजिव है कि इसके अंदर अगर वो पंप वाला हो तब तो नॉन इन्वेजिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम वेन में कुछ लगा रहे हैं तो वो इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाएगा। NST में क्या क्या और होता है? तो डिसेलरेशन होता है, जो कि डिक्रीज फिटल हार्ट रेट होने पे होता है। इसमें और क्या होता है? अर्ली डिसलेशन होता है, लेट डिसलेशन होता है, वेरिएबल डिसलेशन होता है, प्रोलॉन्ग डिसलेशन होता है। अर्ली डिसलेशन में क्या होता है? कोज बाय ये कोज किसकी वजह से होता है? फिटल कंप्रेशन ऑफ द फिटस। जो ये होता है, जो हेड होता है ना, कंप्रेशन होता है फिटस का, इस वजह से अर्ली डिसलेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है? व्हेन फिटल हेड ट्रांसफर टू पेल्विक, इसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है उसका हेड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? पेल्विक में। ड्यूरिंग डिलीवरी फिटल हेड कंप्रेस बाय पेल्विक स्ट्रक्चर, और वो क्या हो जाता है? कंप्रेस होता है पेल्विक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसके कारण क्या होती है? बच्चे की हार्ट रेट कम हो जाती है ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन।
जो वेगस नर्व है उसकी स्टिमुलेशन के कारण क्या हो जाता है, अर्ली डिसलेशन के कारण उसकी जो फिटल हार्ट रेट है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसका मैनेजमेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद में ही वापस नॉर्मल हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अर्ली डिसलेशन होता है और वी टिप अर्ली डिसलेशन, ऐसी वी की लाइन बनती है इसके अंदर। सेकंड क्या होता है, लेट डिसलेशन। लेट डिसलेशन में क्या होता है, ये कोज होता है यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ये क्यों होता है, कोज बाय यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है, यू डिप्लेट डिसलेशन के कारण होता है। मैनेजमेंट क्या होगा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। इसमें क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑक्सीजन का। और इन्फॉर्म टू ऑब्स्टिशियन, जो ऑब्स्टिशियन है उसको हम बोलेंगे। और पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, लेट डिस्ट्रेशन में बच्चे को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को ऑक्सीजन लगाएंगे। फिर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या ऑब्स्टिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। फिर है वेरिएबल डिस्ट्रेशन। वेरिएबल डिस्ट्रेशन में क्या होता है, ये होता है कोज बाय कॉर्ड कंप्रेशन। जो फिटस की कॉर्ड होती है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, वो कंप्रेस हो जाती है, थोड़ी दब जाती है। 2 मिनट से कम होगी, इसमें 2 मिनट से कम होगी फिटल रेट, और फिर सही हो जाएगी। जैसे ही हम पोर्शन चेंज करते हैं मदर का, तो उसकी फिटल रेट सही हो जाती है। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, वही पोजीशन चेंज करेंगे मदर की और इन्फॉर्म कर देंगे हम पोजीशन चेंज करेंगे तो मदर ठीक हो जाएगी। फिर प्रोलॉन्ग डिसलेशन, इसमें क्या हो जाता है, अभी तक हम देख रहे थे 2 मिनट से वापस हार्ट रेट बच्चे की सही हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग डिसलेशन हो जाता है, यानी कि 2 मिनट से भी ज़्यादा जो फिटल हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, है ना, डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोलॉन्ग डिसलेशन का मतलब है 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम के लिए फिटल हार्ट रेट का डिक्रीज़ होना। फिटल हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है और 3 से 10 मिनट वापस ले लेती है वापस स्टार्ट होने में। इसमें हमें क्या करना है, इमीडिएटली जो बच्चा है उसकी मदर को, यानी कि मदर को ऑक्सीजन लगाना है और फटाफट हमको, यानी कि फास्टली ऑब्स्टिशियन को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसको याद करने का है तरीका है विल चोर याद करने का तरीका है। वी यानी कि वेरिएबल, इसमें वेरिएबल में हम क्या करेंगे, कॉर्ड कंप्रेशन होता है तो हम पोजीशन चेंज करेंगे। ई मतलब कि अर्ली डिसलेशन में हेड कंप्रेशन होता है तो हम डॉक्यूमेशन कर देंगे। एसिलेशन में क्या होता है, ओके होता है, एकदम सही होता है तो डॉक्यूमेशन कर देंगे। और लेट डिसलेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा यूट्राइन इनसफिशिएंसी होती है तो ऑक्सीजन हम एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। कार्डियोटोकोमीटर क्या होता है, जिसमें फिटल हार्ट रेट चेक की जाती है, जो कि पेट पे लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है इम्यूनोसिंथेसिस। इम्यूनोसिंथेसिस क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके लिए करते हैं। पहले उसको एस्पिरेशन कर लिया जाता है, थोड़ा सा मदर से निकाल लिया जाता है, मतलब फिटस है उसके अंदर, उससे थोड़ा सा निकालते हैं। एस्पिरेशन करने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड 14 से 16 वीक टू डिटेक्ट कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। ये हम कब परफॉर्म करेंगे, 14 से 16 वीक के पे हम ये एमनियोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उस समय एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में रहता है तो बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसको हम थोड़ा सा एस्पिरेशन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, फिर उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कोई बच्चे में कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले बिफोर प्रोसीजर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी यूट्राइन ब्लैडर, जो यूट्राइन ब्लैडर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा यूट्राइन ब्लैडर को, और इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। हम मदर के अंदर जो इंजेक्शन है वो लगाएंगे और वहाँ से फ्लूइड निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, जिस वजह से ये क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है तो हमें मदर से कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्म हैंड हाइजीन, और अपने हाथ को धो के परफॉर्म करना है, और क्लीनिंग साइड बाय स्टेरियन टेक्निक, और जहाँ से हम यूज़ करेंगे वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके और स्टेनाइन टेक्निक की यूज़ करके फिर हम ये परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी बताया था नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, और फिर इस प्रोसीजर को कैसे करेंगे हम,
तो 20 से 22 गज की जो नीडल है वो इंसर्ट करेंगे इनटू एमनियोटिक कैविटी थ्रू एब्डोमिनल विथ यूएसजी गाइडलाइंस। जो यूएसजी है उसमें देख के करेंगे, क्योंकि बच्चा अंदर मूवमेंट कर सकता है तो बच्चे को क्लिक हो सकता है और कुछ रैप्चर भी हो सकता है, कुछ इंजरी भी हो सकती है, इसलिए हम यूएसजी में देख के फिर ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे। यूएसजी की साइड में मशीन लगी हुई है, उसमें देखेंगे फिटस कहाँ है, फिर वो जो नीडल है, इंजेक्शन है, उसको हम मदर के एब्डोमिनल में इंसर्ट करेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि वो सही जा रही है या नहीं जा रही है, और 4 इंच हम लेंथ में डालेंगे। फिर एस्पिरेशन करेंगे हम एमनियोटिक फ्लूइड को फॉर डायग्नोसिस के लिए 30 ml और 4 अल्फा प्रोटीन के लिए 2 ml, तो टोटल 50 ml हम थोड़ा सा निकाल लेंगे उसमें से। फिर एमनियोसिंथेसिस हम 2 टाइप में कर सकते हैं, एक अर्ली एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं और लेट एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं। अर्ली में हम क्या करेंगे, फीटल वेलविंग और टू डिटेक्ट कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़। हम क्या करेंगे, अर्ली में क्या करेंगे, फीटल वेलविंग को देखेंगे और डिटेक्ट करेंगे कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी को। और लेट में हम क्यों करेंगे, वही वापस लेट के लिए हम इसलिए करेंगे टू डिटेक्ट फीटल लंग मैच्योरिटी टू ट्रीट हाइपोहाइड्रोएमिनोज। हम क्या करेंगे, लेट इसलिए करेंगे कि ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं है और उसमें कोई लंग्स मैच्योरिटी नहीं हुई, इसलिए लेट एमनियोसिंथेसिस करेंगे। और अर्ली हम बच्चे में कंजेनाइटल का पता लगाने के लिए करेंगे। फिर एक कोडियोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो अम्बिलिकल कोड होती है उसमें से एस्पिरेशन किया जाता है। ये भी क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। इट इज़ ए इन्वेजिव प्रोसीजर इन विच एस्पिरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, हम जो ब्लड होता है उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हैं। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि ये अम्बिलिकल कॉर्ड में से हम सैंपल ले रहे हैं, वहाँ पे नीडल क्लिक कर रहे हैं। ये भी हम अंडर यूएसजी गाइडलाइन कर रहे हैं। जो हमने एमनियोसिंथेसिस में जो प्रोसीजर पढ़ा था बिफोर, वो का वो इसमें करना है। हैंड हाइजीन रखनी है, यूएसजी गाइडलाइन के हिसाब से करना है, स्टरलाइज मेथड से करना है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें करना है। और इसमें भी हम 20 से 22 गज की नीडल्स इंसर्ट करेंगे इनटू एमनियोटिक कैविटी एंड रिच इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड 13 सेंटीमीटर लेंथ। सैंपल ऑफ द ब्लड कलेक्ट फॉर एम्बिलिकल वेन। और हम कहाँ से लेंगे, सैंपल एम्बिलिकल वेन से लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है और नियर इंसिजन ऑफ साइड, इसमें प्रेशर कम होता है, तो हम वहाँ से लेंगे तो वहाँ इंजरी कम होगी ज़्यादा। तो हमें अम्बिलिकल आर्टरी से नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहाँ से लेंगे, अम्बिलिकल वेन से लेंगे। और ये कब लेंगे, हम 18 से 20 वीक पे हम कोडियोसिंथेसिस करते हैं। इसमें परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रोसीजर पता चल गया ये था। परफॉर्म्ड करने के लिए हम 18 से 20 वीक पे हम प्रोसीजर टू डिटेक्ट फिटल जेनेटिक फैक्टर्स, टू डिटेक्ट फिटल इन्फेक्शन, फिटल एनीमिया, फिटल ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, कोडियोसिंथेसिस में हम कोई भी जेनेटिक फैक्टर है उसका पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन है फिटल को कोई, या फिर एनीमिया है, या उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कहीं वो आरएच फैक्टर का तो नहीं है, तो ये पता लगाने के लिए करते हैं। क्यूलर ब्रैक टेस्ट। इसमें क्या होता है, टू डिटेक्ट फिटल हीमोग्लोबिन इन मैटरनल सर्कुलेशन। इसमें पता करते हैं मैटरनल सर्कुलेशन से बच्चे का हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो हमने अभी आरएच पढ़ा था, आरएच फैक्टर, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अगर मदर क्या हो, आरएच नेगेटिव हो, अगर मदर आरएच नेगेटिव हो और फिटस आरएच पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट बेबी होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो सेकंड बच्चा होगा उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मदर में एंटीबॉडी बन गई है और बच्चे में एंटीजन है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, जिस वजह से जो बच्चा होगा वो पेट में मर जाएगा रिएक्शन की वजह से। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मदर को रोगाम का इंजेक्शन लगाएंगे 72 घंटे में, और इसकी डोज भी है जो कि हम पढ़ेंगे कब कितनी लगानी है। मैंने एक सिंपल सा बता दिया कि इसमें क्या होता है। देखो, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, फिटस में आरएच एंटीजन गोज़ इनटू मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है।
ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या कर लेता है, आरएच एंटीजन होता है अपना जो मदर के अंदर थोड़ा सा छोड़ के चला जाता है फर्स्ट डिलीवरी के अंदर। फिर क्या करती है मदर, उस बच्चे की जो एंटीजन होती है उसके खिलाफ अपनी बॉडी में क्या कर लेती है, आरएच एंटीबॉडी बना लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, फिर दो कंडीशन होगी, अगर बच्चा आरएच नेगेटिव का आया फिर से, तो उसके आरएच नेगेटिव का मतलब है उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसकी अगर जो आरबीसी है उस पर आरएच पॉजिटिव है, यानी कि उस पर जो वो प्रजेंट है, एंटीजन प्रजेंट है, तो एंटीजन प्रजेंट है तो वो जो मदर में एंटीबॉडी उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा फिटस के अंदर। इंजेक्शन में हम क्या करेंगे, रोगाम इंजेक्शन लगाएंगे जो कि आरएच एंटीबॉडी का होता है, जिसको हम एंटी डी भी बोलते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे हम 72 आवर में आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस इफ़ मदर आरएच नेगेटिव, और मदर क्या होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव। हम 300 यूजी और 1500 IM मदर में एडमिनिस्टर करते हैं। प्रोफाइलेटिक डोज होती है 28 वीक पे, हम डोज सेम रखते हैं। डोज हम क्या करते हैं, 300 माइक्रोग्राम और 1500 IU 12 वीक से ज़्यादा हो तब लगाते हैं, और अगर 12 वीक से कम बच्चा हो तो हम 50 माइक्रोग्राम और 250 IM 12 वीक से कम हो तब लगाते हैं। और ये सब कुछ हमें 72 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। अबॉर्शन हो गया हो किसी लेडी का और वो आरएच मदर है, उसका फिटस चाहे कुछ भी रहा हो, आरएच नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें उसके अंदर 72 घंटे के अंदर रोगाम इंजेक्शन लगाना है। और अगर एक टर्म डिलीवरी वाली मदर है, यानी कि जिसका बच्चा पूरा 9 महीने के बाद हुआ है, उसमें भी अगर आरएच नेगेटिव मदर है तो उसमें भी हमें रोगाम लगाना है, चाहे उसका बच्चे का कौन सा भी ब्लड ग्रुप हो तो भी हमें लगाना है, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मदर में एंटीबॉडी बन गई है एंटीजन के खिलाफ, इसीलिए। ठीक है, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग ये ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना जो डायग्नोसिस है जिसका हम पता लगाने के लिए करेंगे बच्चे में, तो वो है कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग। ये क्या होता है, ये लाइक मतलब प्लेसेंटा की बायोप्सी है, ऐसा समझ लो। इसके अंदर क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई होती है उसमें से हम छोटा सा भाग साइड से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सैंपल टेकन ऑफ द कोरियोनिक विलाई, इट आल्सो कैनोइज इन्वेसिव प्रोसीजर। ये भी दो टाइप का होता है, ट्रांस अब्डोमिनल एंड ट्रांस सर्वाइकल। या तो सर्वाइकल की तरफ से जाओ नीचे से, या फिर अब्डोमिनल से जाओ। ट्रांस अब्डोमिनली जाने के लिए हम 10 से 13 वीक पे जा सकते हैं, और ट्रांस सर्वाइकल के लिए 10 वीक पे जा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्जन ऑफ पॉलीथेलियन कैथेटर। जो पॉलीथेलियन कैथेटर है वो हम नियर मार्जिनल उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, नियर टू मार्जिनल और प्लेसेंटा, और फिर कलेक्ट कर देंगे जो कोरियोनिक विलाई है विथ USG, क्योंकि ऐसे हमें कुछ नहीं दिखेगा कहाँ निडल जा रही है, तो बाहर से USG चलेगी और फिर ये प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये जो कैथेटर है ये अंदर डालेंगे हम। इस कैथेटर के आगे थोड़ी सी निडल टाइप में कुछ लगा हुआ होगा जो वहाँ से थोड़ा सा सैंपल उठा लेगा विलाई का। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अर्ली CVS क्या हो जाएगा, CRD यानी कि लिम्फ रिड्यूसिंग डिफेक्ट। मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, बच्चे के जो हाथ पाँव हैं वो एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्या पता वहाँ जाके क्लिक हो गया हो, या फिर वो वहाँ से उसको जहाँ से सप्लाई मिल रही थी वहाँ से कम मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। वैसे ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, फिर हमने ये तीनों टेस्ट देख लिए थे, CVS यानी कि और एमिनियोसिंथेसिस और कार्डियोसिंथेसिस। ये हम कब करेंगे, CVS यानी कि कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग, जो कि हम 10 से 12 वीक पे करते हैं। फिटल लेस होने के चांसेस इसमें 0.5% है। रिज़ल्ट होगा लेस एक्यूरेट, रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं मिलेगा, लेस एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा CVS में। एमनियोसिंथेसिस कब करेंगे, 14 से 16 वीक पे करेंगे, और इसमें भी फिटल चांसेस होते हैं 0 से 5%, और ये हाई एक्यूरेट आता है। और कार्डियोसिंथेसिस 18 से 20 वीक पे करते हैं। फिटल लॉस होने के 1 से 2% चांसेस है, यानी कि कार्डियोसिंथेसिस में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कॉर्ड रप्चर हो सकती है इसीलिए।
और ये भी हाई एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फिर है असेसमेंट ऑफ फिटल लंग्स मैच्योरिटी। अब हम पढ़ेंगे जो बच्चा है उसके लंग्स मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हुए या नहीं हुए उसके बारे में। तो पहला है एलएस रेशियो, लैक्टिन स्पिनोमाइसिन। क्या है? लैक्टिन स्पिनोमाइसिन। 2 टाइप के रेशियो है इसमें। लंग्स सरफेंटेज फोस्फोलिपिड से हम करते हैं जो कि 24 वीक पे करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, लैक्टिन और स्पिनोमाइसिन 2 है। इनसे हम क्या करेंगे, जो लंग्स से उनके सरफेंट देखने की कोशिश करेंगे। फोस्फोलिपिड जो कि हम 24 वीक पे देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड में। सरफेंटेंड का मतलब होता है सरफेस एरिया का बढ़ाना और सरफेंटेंशन को कम करने का मतलब होता है सरफेंटेंस। ठीक है, ये 2 टाइप जो सेकंड एल्वियोलाई सेल होती है अपने लंग्स के अंदर, उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस लंग सरफेंटेंस। उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं लंग सरफेंटेंस। ठीक है, जो पल्मोनरी फ्लूइड और फिटल सर्कुलेशन और एमनियोटिक फ्लूइड से हम पता लगाएंगे टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। जो सरफेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो लंग्स होते हैं उनको कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसीलिए हम बच्चे में चेक करेंगे कि सरफेंट बना है या नहीं बने। अगर सरफेंट बन जाता है तो बच्चा सर्वाइव कर लेगा, उसके लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, बाहर आके वो सांस लेगा और उसका फिटल सर्कुलेशन से अडल्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका सरफेंटेंट नहीं बना है बच्चे का तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, एलएस रेशियो क्या होता है। 1:1 कब होता है, तो 34 वीक से पहले होता है 1:1 एलएस रेशियो। ठीक है, और 2:1 कब होता है, 34 वीक के बाद में होता है, जो कि लंग्स फिटल लंग्स मैच्योरिटी को बताता है। 34 वीक के अंदर अगर कोई बच्चा हो तो क्या करेंगे हम, तो उसको है ना 24 mg इन 48 हावर में हम डोज दे देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो 34 वीक से पहले पैदा हो रहा है यानी कि बर्थ हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, उसको 24 mg इन 48 हावर में दवाई देंगे। पहली है डेमेक्सोन और सेकंड है मेटामेथसोन दवाई देंगे और सेकंड है डेमेक्सोन। ठीक है, 2 दवाई देंगे, बीटामेक्सोन और डिमेक्सोन। ठीक है, ये 2 दवाई देंगे। पहली बारी हम आईएम देंगे, वैसे दोनों ही आईएम देंगे। 12 mg देंगे, ओडी करके देंगे, 2 दिन तक देंगे। ठीक है, और डेक्समेक्सोन में क्या करेंगे, 6 mg देंगे, बीडी देंगे, 4 डे देंगे, तो 6 कितनी हो गई, 1 तो 12 कितनी हो गई, 24 हो गई। तो 24 इधर हम 2 दिन में दवाई देंगे पेशेंट को, अगर 12 वीक से 34 वीक से कम का बच्चा है तो, ताकि उसके लंग्स मैच्योर हो जाए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलिपिड ग्लाइसरोल का मतलब हो गया ट्रांसफ़र फ्रॉम फोस्फोलिपिड लंग्स मैच्योरिटी। ये क्या करेगा, लंग्स मैच्योरिटी को बताएगा। प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर बबल्स, अगर लेमिनार बबल्स। प्रेजेंस ऑफ लेमिनार बबल्स का मतलब हो गया है स्ट्रॉन्ग फ्रॉम लेमिनार बबल्स, यानी कि 3000 से 30,000 से ज़्यादा होने चाहिए, नैनोमीटर से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो बताएगा लंग्स मैच्योरिटी का। लेमिनार का मतलब हो गया जो बबल्स होते हैं वो सरफेंटेंट के अंदर होते हैं, तो वो 30,000 से ज़्यादा होंगे, तभी हम मानेंगे कि बच्चे का लंग्स मैच्योर हो गया है। बेबीज़, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लेमिनार बेबीज़, ये हम देख लेंगे, लेमिनार बेबीज़ देख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर एक बबल्स टेस्ट, मैंने ये इसमें भी यही बता दिया, वैसे ये एक ही होता है सरफेंटेस के अंदर। फिर एक बबल्स टेस्ट क्या होता है, आल्सो कैनो है सक टेस्ट, इसको सक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम अल्कोहल लेते हैं 1%, जो कि 96%
एथिल या अल्कोहल होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड 2 ml होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेक फॉर 15 सेकंड के लिए उसको सेक करेंगे, ठीक है। फिर रिमेन फॉर 20 सेकंड, और उसको 20 सेकंड के लिए रख देंगे। अगर बबल प्रेजेंट है तो लंग्स मैच्योरिटी हो गई है इंडिकेट करते हैं, और अगर उसमें बबल नहीं प्रेजेंट है तो अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है। ये हम ऐसे सख्त टेस्ट करके देखते हैं, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब।